हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने वेक्टर के कंसेप्ट्स को समझा था और हमने ये जाना था कि एक वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये सीखा कि एक वेक्टर को या तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है या सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था वो वीडियो भी। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो को भी देखें, जिसमें वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है, वेक्टर के कंसेप्ट्स को समझाया गया है और वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है ये समझाया गया है। तो आज इस वीडियो में हम वेक्टर के डिफरेंट टाइप्स को बहुत ही गहराई से समझेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और जिस भी बच्चे को वेक्टर हार्ड लगता है, आज गारंटी से वेक्टर जैसी चीज़ आपको बड़ी आसान और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल, कोई भी चीज़ इक्वल होगी तो किसी दूसरे के कंपैरिजन में इक्वल हम उसको कहेंगे। तो किस इक्वल वेक्टर्स जब भी आप डिफाइन करोगे तो कम से कम आपको 2 वेक्टर्स तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक अकेले वेक्टर को आप इक्वल किसके कहोगे। तो इसलिए जब भी हम बात करते हैं ऐसे वेक्टर्स की जिसमें किसी और वेक्टर की नीड हो, तो हम कम से कम उसमें 2 वेक्टर्स ज़रूर लेते हैं। तो देखिए, इक्वल वेक्टर्स की बात हो रही है तो डिफाइन किया गया है इक्वल वेक्टर्स को कि 2 वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर सेम एंड डायरेक्शंस आर आइदर सेम और पैरेलल। आइदर सेम और पैरेलल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पे ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर सेम, 2 वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड्स क्या है? द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर सेम एंड डायरेक्शंस आर आइदर सेम और पैरेलल आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। तो देखिए, अभी वेक्टर को समझाने से पहले आप पैरेलल लाइंस तो जानते हैं। पैरेलल लाइंस अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपने ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ये एक पैरेलल लाइन, ये 2 पैरेलल लाइंस का पेयर है। इसी टाइप से आप इस तरीके से भी एक और ये 2 लाइंस को आप पैरेलल बोल सकते हैं। इसी तरीके से आपने अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है और आप इस तरीके से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप इन 2 लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं। या आप सेम इस तरीके से लगभग इक्वल दिखने वाली 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? लाइन को बोथ साइड से एक्सटेंड किया जा सकता है, इसलिए पैरेलल लाइंस अगर छोटी बड़ी हैं, 2 पैरेलल लाइंस हमने ली, उसमें से कोई एक छोटी है दूसरी बड़ी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वेक्टर के केस में ये फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड वेक्टर का कब इक्वल होता है? जब वेक्टर की लेंथ इक्वल होगी। तो जब भी आप 2 वेक्टर्स लेते हो जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, उन दोनों वेक्टर्स को जब आप रिप्रेजेंट करोगे, जैसे हमने एक वेक्टर ए ले लिया और सपोज कीजिए ये वेक्टर ए रिप्रेजेंट हो रहा है, और एक हमने वेक्टर बी ले लिया और ये वेक्टर बी सेम उतना ही लेंथ ही होना चाहिए, उस वेक्टर ए की लेंथ के इक्वल ही वेक्टर बी की लेंथ होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने एक वेक्टर ए और वेक्टर बी लिया। अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो इसकी कंडीशन 2 वेक्टर्स कब इक्वल होंगे? 2 वेक्टर्स इक्वल होंगे इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। और एक और कंडीशन हो सकती है कि 2 वेक्टर्स तब भी इक्वल हैं जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और ये 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं। पैरेलल, अब पैरेलल कैसे हो सकते हैं? पैरेलल, ये भी पैरेलल है, ओके, ये भी पैरेलल है।
पैरेलल इस तरीके से भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन इनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। पैरेलल है ये, बट इनका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। इसी टाइप से एक वेक्टर हमने यहाँ ड्रॉ किया, एक वेक्टर ये ड्रॉ कर दिया, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, बट ये पैरेलल है। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम रहेगी और ये पैरेलल है और इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल रहेगा। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर is very important and direction is also very important in the case of equal vectors। तो जब भी हम equal vectors लेते हैं तो जितने भी हम equal vectors लेते हैं तो उन vectors के magnitudes equal होने चाहिए, उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम है तो वो equal vectors हैं। इसी टाइप से जरूरी नहीं है ये हमने सभी जो vectors लिए ये पैरेलल है, ओके। तो यहाँ पे 2 वेक्टर्स पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है, 2 वेक्टर्स पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, 2 वेक्टर्स पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। हियर ऑल्सो सपोज इट इज वेक्टर ए एंड इट इज वेक्टर बी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड हियर ऑल्सो सपोज it is vector p and it is vector q, then the magnitude of vector p is equal to magnitude of vector q। अब देखिए ये हमने पैरेलल्स के पेयर्स ले लिए थे। अगर हमारा तो ये भी बोला गया कि डायरेक्शन सेम हो, तो डायरेक्शन सेम जैसे एक वेक्टर हमने ये ले लिया वेक्टर a, ये वेक्टर a है और इसी डायरेक्शन में वेक्टर b है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ ऑफ द वेक्टर मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ भी 2 कंडीशन, क्या वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के इक्वल होना चाहिए और जो डायरेक्शन वेक्टर a की है वही डायरेक्शन वेक्टर b की होनी चाहिए, तब ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। तो इस डेफिनेशन की दोनों बातें यहाँ आ रही हैं। फर्स्ट, 2 वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर सेम, तो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शंस आर सेम। तो वेक्टर a की डायरेक्शन जिस तरफ है उसी तरफ वेक्टर b की डायरेक्शन है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए वेक्टर a और वेक्टर b इक्वल वेक्टर्स हैं। और दूसरी कंडीशन, 2 वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर सेम एंड डायरेक्शंस आर सेम और पैरेलल। तो यहाँ पैरेलल वाला केस ले लेते हैं। तो डायरेक्शंस यहाँ पैरेलल हैं और लेकिन पैरेलल होने के साथ साथ एरो एक ही तरफ होना चाहिए, यानी डायरेक्शन एक ही तरफ, इक्वल डायरेक्शंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है, 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं, डायरेक्शन सेम है, 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं, डायरेक्शन सेम है, और इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर इक्वल वेक्टर्स। देखिए अब हम लेते हैं इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स मतलब इक्वल तो है बट अपोजिट है। अपोजिट इसलिए क्योंकि डायरेक्शंस उनकी अलग अलग है, डायरेक्शंस उनकी अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने से वेक्टर्स अपोजिट हो जाएंगे अगर वो वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स को डिफाइन किया गया कि 2 वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर सेम, 2 वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट डायरेक्शंस आर अपोजिट, 2 वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट डायरेक्शंस आर अपोजिट, और एंटी पैरेलल, डायरेक्शंस या तो अपोजिट हो या एंटी पैरेलल हो। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हो सकती है अथवा एंटी पैरेलल हो सकती है। 2 वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, सपोज आपके पास एक ये वेक्टर है, इसे वेक्टर a मान लीजिए, और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर b। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन जो वेक्टर a की डायरेक्शन है उसके अपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, यानी लेंथ ऑफ वेक्टर a मस्ट इक्वल टू
लेंथ ऑफ वेक्टर बी। तो ये इक्वल हो गया लेंथ इनकी, और डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो गई, वेक्टर ए की अपोजिट हो गई। तो ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है और वेक्टर बी की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, और जो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का है वही मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का है। तो ये दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो इक्वल है बट अपोजिट है। इसी टाइप से टू वेक्टर्स जिनका क्या हो, जो मैग्नीट्यूड्स में तो इक्वल हों लेकिन एंटी पैरेलल हों। एंटी पैरेलल देखिए, एंटी पैरेलल जैसे एक ये वेक्टर ए मान लीजिए और ये वेक्टर बी मान लीजिए, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल यहाँ उस कंडीशन में होगा कि टू वेक्टर्स आर पैरेलल बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, देन दीज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एंटी पैरेलल। तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। इस तरीके से ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। और इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स को यहाँ इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो कि एक वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट इनकी डायरेक्शंस अपोजिट है। तो ये दोनों वेक्टर्स भी इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स होंगे, ये दोनों वेक्टर्स भी इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स होंगे। और ये दोनों वेक्टर्स ऐसे हैं जो एंटी पैरेलल हैं और मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। दैट्स व्हाई दीज टू वेक्टर्स आर आल्सो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। तो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स आप समझ गए। अब नेगेटिव वेक्टर को समझते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? यहाँ पे हम टू वेक्टर्स लेते हैं, एक वेक्टर p और दूसरा वेक्टर q, और वेक्टर p और वेक्टर q की हेल्प से नेगेटिव वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। देखिए, वेक्टर p इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर q। वेक्टर p इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर q इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p is equal to that of vector q. Vector p is negative of vector q if the magnitude of vector p is equal to that of vector q, but its direction is opposite to that of vector q. यहाँ पे आपको टू ऐसे वेक्टर्स लेने हैं जिनका मैग्नीट्यूड एकदम सेम हो लेकिन उनकी डायरेक्शंस अपोजिट हो, उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हो। तो देखिए, एक हमने वेक्टर लिया ये, और ये है वेक्टर p, और दूसरा वेक्टर हम लेते हैं ये, और ये है वेक्टर कौन सा? वेक्टर q। तो वेक्टर p और वेक्टर q दोनों का मैग्नीट्यूड आपको इक्वल दिख रहा है और इनकी डायरेक्शंस अपोजिट दिख रही है। तो वेक्टर p और वेक्टर q मैग्नीट्यूड्स में सेम है बट डायरेक्शंस में अपोजिट हैं। इन दिस केस वेक्टर p is equal to negative of vector q, और वेक्टर q is equal to negative of वेक्टर p। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हो कि वेक्टर p इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर q और वेक्टर q इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर p। तो नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स, सपोज वेक्टर p एंड वेक्टर q हम लेते हैं यहाँ पे। तो वेक्टर p इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर q इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू दैट ऑफ वेक्टर q बट डायरेक्शंस इज अपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर q। यानी डायरेक्शन अपोजिट होंगी, मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम है। टू वेक्टर्स हम कोई भी लें, चाहे वेक्टर a और वेक्टर b को लेते हैं या वेक्टर p और वेक्टर q को लेते हैं, कोई भी दो वेक्टर आप लो, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। उस कंडीशन में एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव होगा और दूसरा वेक्टर अपने जो अदर वेक्टर है उसका नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ p और q दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो p
का जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो वेक्टर Q होगा और Q का जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो वेक्टर P होगा। आइए अब जीरो वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, आइए समझते हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, मैग्नीट्यूड जीरो है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बस इसको हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। जीरो वेक्टर को हम जीरो वेक्टर इस तरीके से लिखते हैं, जीरो के ऊपर एरो लगा देते हैं और हम इसे पढ़ते हैं जीरो वेक्टर या वेक्टर जीरो, इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। तो ये जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी और अनस्पेसिफाइड। जीरो वेक्टर की एक खासियत होती है कि उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता ही है, साथ में जो डायरेक्शन होती है वो या तो आर्बिट्ररी होगी यानी काल्पनिक होगी, इमेजिनरी होगी, अथवा अनस्पेसिफाइड होगी। हमें उस डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, ना तो कोई जानकारी दी गई होगी। तो अ वेक्टर whose magnitude is zero and direction is arbitrary or unspecified is called a zero vector। ये जीरो वेक्टर की विशेष पहचान है कि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उसकी डायरेक्शन या तो आर्बिट्ररी होगी या अनस्पेसिफाइड होगी। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम एक वेक्टर को जीरो वेक्टर कहेंगे और जीरो वेक्टर को इस तरीके से वेक्टर जीरो या जीरो वेक्टर इस तरीके से हम लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जीरो वेक्टर की बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द रिजल्ट इज अ जीरो वेक्टर। ये कहा गया है जब किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो रिजल्ट हमको मिलता है वो जीरो वेक्टर मिलता है। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर ए को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड जीरो, एंड व्हाट वी विल गेट एज अ रिजल्ट, वी विल गेट जीरो वेक्टर। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द रिजल्ट इज अ जीरो वेक्टर। सेकंड जीरो वेक्टर की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ अ वेक्टर टू इट्स ओन नेगेटिव वेक्टर। द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ अ वेक्टर टू इट्स ओन नेगेटिव वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर। वेक्टर ए आपने लिया, अब वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर ए होगा। अब इन दोनों का एडिशन क्या होगा, जीरो आएगा। तो यहीं पे बताया गया द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ अ वेक्टर टू इट्स ओन नेगेटिव वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर। यहां पे वेक्टर ए आपने लिया और इसी वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर ए ले लिया और इन दोनों का आप एडिशन कर रहे हो, वेक्टर ए में नेगेटिव वेक्टर ए ऐड कर रहे हो, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो जीरो वेक्टर आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो वेक्टर। द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो वेक्टर फ्रॉम अ गिवन वेक्टर डज नॉट ऑल्टर द गिवन वेक्टर। यानी सपोज किसी आपको गिवन वेक्टर के रूप में वेक्टर ए गिवन है, आपको वेक्टर ए गिवन है, आप वेक्टर ए में जीरो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, तो जीरो वेक्टर को जब आप ऐड करोगे वेक्टर ए में तो आपके जो रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आपको वेक्टर ए ही रिजल्ट के रूप में मिलेगा। इसी टाइप से सब्ट्रैक्शन की बात है, आपका गिवन वेक्टर वेक्टर ए है और आप वेक्टर ए में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जीरो वेक्टर को, तो आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, आपको जो गिवन वेक्टर है वही आपका रिजल्ट होगा।
प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नॉन जीरो रियल नंबर n। मान लीजिए n एक ऐसा नंबर है जो नॉन जीरो रियल नंबर है। नॉन जीरो रियल नंबर की जब हम बात करते हैं तो वो नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं नॉन जीरो रियल नंबर, वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नॉन जीरो रियल नंबर n विद अ जीरो वेक्टर। आप क्या कर रहे हो, एक नॉन जीरो रियल नंबर n को जीरो वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बोला है इज अगेन जीरो वेक्टर, यानी जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो फिर से जीरो वेक्टर मिलेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे n क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, और नॉन नेगेटिव रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जीरो वेक्टर से, तो आपका रिजल्ट जीरो वेक्टर ही आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, इफ n1 and n2, if n1 and n2 are two different non-zero real numbers। अब आपने दो डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स लिए हैं, उनमें से एक है n1 और दूसरा है n2। अगर n1 और n2 दो डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स हों जहां पे n1 इज नॉट इक्वल टू n2, दोनों इक्वल नहीं है, n1 n2 के इक्वल नहीं है, and vector A and vector B are neither parallel nor anti-parallel। और वेक्टर A और वेक्टर B की भी कंडीशन दे दी कि वेक्टर A और वेक्टर B ना तो पैरेलल है और ना ही एंटी पैरेलल है। तब क्या होगा, देन द रिलेशन कैन होल्ड ओनली इफ बोथ A एंड B, A और B दोनों की बात हो रही है, बोथ A एंड B, A क्या है, वेक्टर A एंड वेक्टर B, बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर जीरो वेक्टर्स। यहां पे कहा गया कि अगर n1 और n2 दो डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, अगर n1 और n2 दो डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं जहां पे n1 इज नॉट इक्वल टू n2 और वेक्टर A एंड वेक्टर B ना तो पैरेलल वेक्टर है और ना ही एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, उस कंडीशन में जो रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा, वो रिलेशन तभी स्थापित हो सकता है जब वेक्टर A और वेक्टर B दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर्स हों। इन दिस केस प्रोडक्ट ऑफ n1 एंड वेक्टर A is equal to product of n2 and वेक्टर B। क्यों? क्योंकि जीरो वेक्टर से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे नॉन जीरो रियल नंबर को तो आपको जीरो मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा, तो इसका आंसर जीरो वेक्टर आ जाएगा। और वेक्टर B भी जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि हमारे केस में यही बताया गया कि दोनों जीरो वेक्टर होने चाहिए। तो अगर वेक्टर B जीरो वेक्टर है तो जीरो वेक्टर किसी नॉन जीरो रियल नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर भी जीरो वेक्टर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो वेक्टर, राइट हैंड साइड भी जीरो वेक्टर, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स द आंसर ऑफ बोथ द वेक्टर्स इज इक्वल। तो इस कंडीशन में तभी रिलेशन बनेगा जब वेक्टर A और वेक्टर B जीरो वेक्टर्स होंगे। तो ये प्रॉपर्टी थी जीरो वेक्टर्स की। देखिए, जीरो वेक्टर में कोई भी शंका ना रह जाए और एकदम बढ़िया तरीके से जीरो वेक्टर आपको समझ आ जाए, इसलिए एक बार और जीरो वेक्टर को डिफाइन करता हूँ दूसरे तरीके से। देखिए, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड। एक ऐसा वेक्टर, आपको पता है वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और एरो वाला जो पॉइंट है वो टर्मिनल पॉइंट है। अगर एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट पास आया तो वेक्टर मान लीजिए थोड़ा पास लाए, इतना छोटा, और पास लाए, ये छोटा हो गया, और पास लाए, ये छोटा, और पास लाए, तो पॉइंट के समान हो गया, यानी इनिशियल पॉइंट और
टर्मिनल पॉइंट कंसाइड हो गए। तो एक वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स क्या हो जाएं, कंसाइड हो जाएं, यानी एक के ऊपर एक आ जाए, जहाँ पे इनिशियल पॉइंट है वहीं पे टर्मिनल पॉइंट आ जाए, तो उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से जीरो लिख के आप वेक्टर का साइन लगा दीजिए उसके ऊपर, तो इस तरीके से हम जीरो वेक्टर को डिनोट करते हैं। तो जीरो वेक्टर को इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो कि अ वेक्टर whose initial and terminal points coincide is called a zero vector and is denoted by vector zero या जीरो वेक्टर। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो इसको। A zero vector cannot be assigned a definite direction as it has zero magnitude। जीरो वेक्टर अपनी डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकता क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। जीरो जो वेक्टर है उसकी हम डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। और अल्टरनेटिवली इट मे बी रिगार्डेड एज हैविंग एनी डायरेक्शन, और क्योंकि उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती इसलिए जीरो वेक्टर को हम किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं और ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ वेक्टर्स मैंने लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये जो वेक्टर्स हैं ये जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट भी ए, दोनों कंसाइड हो गए, तो ये ए जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बी में यही केस है, इनिशियल पॉइंट बी और टर्मिनल पॉइंट भी बी, तो ये बी जीरो वेक्टर है। इसी टाइप से वेक्टर सी जीरो वेक्टर है। तो वेक्टर ए जीरो वेक्टर, वेक्टर बी जीरो वेक्टर और वेक्टर सी जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब इस वीडियो में आज इतना ही। वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स बाकी रह गए हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिफ़ाइन करूँगा, क्योंकि डीपली डिफ़ाइन करना होता है तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है और फ़ोन में इतना स्पेस नहीं रहता, इसलिए थोड़ा वीडियो को शॉर्ट रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे इसके बचे हुए पार्ट्स को ज़रूर डिफ़ाइन करूँगा। आई होप आपने जितना भी वीडियो देखा है, जितने भी कंसेप्ट्स को समझा वेक्टर्स के बारे में, वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।